अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं। सब्ज़ बाग दिखाने से लेकर बयानियाँ बनाने तक और मुखालिफिन को धमकाने से लेकर उनका मजाक उड़ाने तक मेरे कप्तान को कोई सानी नहीं। मेरे कप्तान एक बारीक बीन शख्सियत भी हैं। छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। अपनी आंख का शहतीर देखें ना देखें, दूसरे की आंख का बहाल दूर से ही देख लेते हैं। चंद रोज कबल मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर बड़े फख्र से एक रिपोर्ट कार्ड शेयर किया था, जिसमें अप्रैल 2022 और सितंबर 2022 में मुल्क की मुआशी हालत और अशियाए सर्फ की कीमतों का मुआवजना किया गया था। इस मुआवजने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खूब ढंडोरा पीटा और मेरे छोटे कायद की हुकूमत को खरी खरी सुनाई। ये दुरुस्त है, मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने भी ऐसे कोई सुनहरी कारनामे नहीं दिखाए जिन्हें मुताला पाकिस्तान की किताबों में दर्ज किया जा सके। लेकिन मेरे कप्तान ने कल कौम से खिताब में और तहरीक इंसाफ ने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने में डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा है। हकायक को इतनी फंकारी से मस्क किया कि देखने सुनने वालों को गुमान तक न हुआ कि मेरे कप्तान इस बार मुखालिफ सियासतदानों को नहीं बल्कि अवाम को इन स्विंग यॉकर करा गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करते हुए मेरे कप्तान ने कहा कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 8.80 अरब डॉलर हैं, जबकि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आने से पहले ये 16 अरब डॉलर थे। नाज़रीन, यहाँ मेरे कप्तान ने बाकायदा नो बॉल की है, क्योंकि मुआवजना तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के दिन से नहीं, उस दिन से होना चाहिए जिस दिन मेरे कप्तान ने हुकूमत छोड़ी थी। असल बात जिसको मेरे कप्तान पूरे अफसाने से ही गोल कर गए वो ये है कि जब मेरे कप्तान ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 36 करोड़ डॉलर थे। यानी मेरे कप्तान 3.5 साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में कोई काबिल ज़िक्र इजाफा ना कर सके। तहरीक इंसाफ ने अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि जब मेरे कप्तान ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त महंगाई की शरह 12.7% थी, अब शरह 40% हो चुकी है। ये हकीकत है कि मेरे छोटे कायद ने महंगाई करने में मेरे कप्तान को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब मेरे कप्तान ने वज़ारत उज़्मा संभाली थी तो उस वक्त महंगाई की शरह 6% से भी कम थी, जिसे मेरे कप्तान ने अपने सुनहरी दौर में दोगुने से भी ज्यादा कर दिखाया। मेरे कप्तान का जारी करदा रिपोर्ट कार्ड बताता है कि अप्रैल में $1 187 रुपए का था, जो अब 236 का हो गया है। लेकिन मेरे कप्तान और उनकी साफ और शफाफ तहरीक इंसाफ ने यह नहीं बताया कि 2018 में जब वजीर आजम बने तो उस वक्त डॉलर 123 रुपए का था। नाज़रीन, 64 रुपए का यह इजाफा मेरे कप्तान ने इस काबिल भी नहीं समझा कि उसका जिक्र किया जाए। शायद ये इजाफा जायज़ था, मौजूदा हुकूमत के दौर में होने वाला इजाफा नाजायज़ है। मेरे कप्तान के रिपोर्ट कार्ड ने यह भी बताया कि जिस रोज़ ये कौम उनकी वज़ारत उज़्मा से महरूम हुई उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर थी, जो अब 236 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच चुकी है। बात तो सच है, मगर बात में रुसवाई की बात यह है कि अगस्त 2018 में जब मेरे कप्तान ने हुकूमत संभाली तो पेट्रोल 95 रुपये फ़ी लीटर था, और जब उनकी हुकूमत गई तो यह कीमत तकरीबन 150 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी थी। 55 रुपये का यह इजाफा भी मेरे कप्तान ने काबिल जिक्र नहीं समझा। शायद ये भी जायज़ इजाफा था, क्योंकि मेरे कप्तान के दौर में हुआ था। नाजायज़ इजाफा तो वो है जो मौजूदा हुकूमत ने किया है। तहरीक इंसाफ का रिपोर्ट कार्ड बिजली के बिलों के बारे में बताता है कि उनके दौर में बिजली का यूनिट 16 रुपए का था, जो इस बार तकरीबन 36 रुपए का हो चुका है। बस उन्होंने ये नहीं बताना मुनासिब समझा कि बिजली का यूनिट 2018 में 10 रुपए का था। वो चूंकि जायज़ इजाफा था, इसलिए उसका तस्करा करने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, आटे की बात करें तो अगस्त 2018 में अवाम को 48 रुपए किलो मिल रहा था, जो मेरे कप्तान के दौर में 65 रुपए फ़ी किलो से भी ज़्यादा हो गया। इस तरह घी जो 2018 में 140 रुपए फ़ी किलो था, नए पाकिस्तान के 3.5 साल में 350 रुपए फ़ी किलो हो चुका था। ये सब वो जायज़ इजाफे थे जो मेरे कप्तान ने किए, इसलिए उनका तस्करा ना रिपोर्ट कार्ड में मिलेगा न कौम से खिताब में। नाज़रीन, मेरे कप्तान की तो बात ही क्या है, लेकिन कौम के साथ साथ ये मेरे जो छोटे कायद हैं उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया। जब हम अपने छोटे कायद और उनके वजीर ख़जाना के हुकूमत में आने से पहले के बयानात सुनते हैं तो यूँ लगता है कि हुकूमत में आकर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन मेरे छोटे कायद और उनके वजीर ख़जाना ने अवाम को मेरे कप्तान और उनके चारों वज़ीर ख़जाना भुला दिए हैं। आसमान को छूती कीमतें देखें और हुक्मरानों के बयानात देखें तो कौम अपने रहनुमाओं सवाल पूछने में हक बजाने। बहस सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने अप्रैल 2022 और सितंबर 2022 में कीमतों का मुआवजा किया। अगस्त 2018 और अप्रैल 2022 का मुआवजा आखिर क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2, कीमतें कम करने के बुलंदोबांग दावे तो मेरे कप्तान ने भी किए और मेरे छोटे कायद ने भी, लेकिन इन दावों पर अमल क्यों ना हो सका? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान ने 3 साल में 4 वज़ीर ख़जाना बदले और कोई भी अवाम को रिलीफ ना दे सका। अब उनके हाथ
कौन सी ऐसी जादू की छड़ी लग चुकी है कि वो हुकूमत में आते ही अवाम के लिए अशियाए सर्फ सस्ती कर देंगे? सवाल नंबर 4, मेरे छोटे कायद के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हुकूमत में आने से पहले बिजली और पेट्रोल सस्ते करने के दावे किए थे। क्या वो दावे भी मेरे कप्तान के वादों जैसे थे? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान और मेरे छोटे कायद दोनों की हुकूमतों ने महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या उनकी एक दूसरे पर तनकीद को सिर्फ सियासी बयानबाजी समझा जाए? सवाल नंबर 6, क्या हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसी हुकूमत भी आएगी जो बुनियादी जरूरियात की कीमतें कम कर दे? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान ने मेरे छोटे कायद की हुकूमत पर तनकीद की जो नाजायज भी नहीं, लेकिन मेरे कप्तान बताएं कि डॉलर से लेके आटे तक और बिजली के यूनिट से लेकर पेट्रोल तक मेरे कप्तान के दौर में कौन सी चीज सस्ती हुई? सवाल नंबर 8, अपने अहदे इख्तिदार में मेरे कप्तान फरमाया करते थे कि वो आटे दाल की कीमतें कम करने के लिए हुकूमत में नहीं आए हैं। अब उनको आटे दाल की कीमतें क्यों याद आ रही हैं? सवाल नंबर 9, क्या हुकूमत से महरूमी ने मेरे कप्तान को आटे दाल का भाव याद करा दिया है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब ने जो कल कौम से खिताब किया था और उसके अंदर उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत की जो माशी परफॉर्मेंस है उसका उन्होंने तस्करा किया था। अपनी माशी परफॉर्मेंस को तो ऑब्वियसली उन्होंने इग्नोर कर दिया था, उसके बारे में जिक्र ही कोई नहीं किया कि खुद उनकी अपने 3.5 साल के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही थी। लेकिन अगर ओवरऑल इस वक्त माशी सूरत हाल को देखा जाए और मैं एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूँ तो वो महंगाई की वजह से जितना परेशान है, मैं आप यकीन कीजिए कि मुझे इस फील्ड में 15 साल हो चुके हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 15 साल के अंदर ये परेशानी आवाम के अंदर नहीं देखी जो इस वक्त लोगों में देखी जा सकती है। लोगों के बिजली के बिलों की सूरत हाल अगर आप देखें तो वो लोग जिनके घरों के बिजली के बिल 20,000 25,000 आया करते थे, आज 80,000 से 1 लाख रुपए के बिल्स आए हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम ये पे किस तरह करेंगे। वो आगे का अब सोचना शुरू हो गया। अब तो शुक्र है कि गर्मियां अब ख़त्म होने जा रही हैं तो फिर भी शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए, लेकिन उसके बाद खौफ इस बात का आता है कि अगले साल क्या होगा। अगले साल जब गर्मियां शुरू होंगी और घरों में एसी चलना शुरू होंगे, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा। तो इस सारी सूरत हाल पे इमरान खान साहब की कुछ हद तक बातें ये दुरुस्त हैं कि जो वादे किए गए थे और हमें बताया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और इमरान खान साहब को ये लोग महंगाई खान कहना शुरू हो चुके थे, उसके बाद से लेकर अब तक अभी तक नून लीग की परफॉर्मेंस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। डॉलर का रेट भी आप उठा के देख लें तो ओपन मार्केट में आज 240 से 245 तक के बीच में कोट हो रहा है और इसके बावजूद डॉलर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन सियासत अपनी जगह चल रही है, दोनों साइड से अपनी अपनी जगह सियासत चल रही है और कोई रिलीफ आवाम के लिए नज़र नहीं आ रहा। मैं इस पर तज्जिया हासिल करूंगा और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनको भी मौका देंगे। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लिए एक आइडियल भी हैं और इनका तज्जिया मैं खुद बहुत शौक से सुनता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रा उनसे भी बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपसे सर ये जानना चाहूँगा, हम इस तरह लग रहा है कि जिस तरह वो कहते हैं कि एक तरफ आग है एक तरफ पानी है, हम कुछ इस किस्म की सूरत हाल के अंदर हम लोग फंस चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें तो वो हमें कोई खातर का उसमें परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन करवा लें मसाइल हल हो जाएंगे। मंसूर, इलेक्शन फ़र्ज़ करें हो गए और फ़र्ज़ ये भी कर लेते हैं कि कप्तान साहब को 2/3 अक्सरियत मिल भी गई, तो मैं आज सितंबर की इस तारीख को ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि अब इमरान खान के बस की बात नहीं है कि जहाँ महंगाई पहुँच गई इसको कंट्रोल कर पाए। अब ये उसके बस की बात नहीं है। ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सब्ज़ बाग दिखाने के वो माहिर हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हकीकत ये है कि 3 करोड़ लोग जो मुतासर हुए हैं सैलाब से, बारिशों से, वो एक ऐसा अजाफी दबाव है पाकिस्तान के इक़्तिसादी ढांचे के ऊपर जिसको हम आज से 2-3 महीने पहले ज़ेर बहस भी नहीं डाल रहे थे और तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और 3 करोड़ लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बलूचिस्तान में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में तबाह बर्बाद हुआ, उसको रिहेबिलिटेट करोगे तो इक़्तिसादी एक्टिविटी होगी। मसलन कुछ ऐसे इलाके आज भी बलूचिस्तान के हैं कि वो मेन रोड्स तक पहुँच ही नहीं पा रहे, उनके फल जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। जो बच गए उनको वो मार्केट तक पहुंचाने की इसलिए नहीं है कि सड़क नहीं है, ठीक है, ब्रिजेस नहीं है,
तो वो भी आपकी इक़्तिसादी सूरत तबाह होगी। आपकी कॉटन की पूरी बेल्ट बैठ गई है। अच्छा, आपका मुझे नज़र नहीं आ रहा, नवंबर के महीने में हम काश करते हैं गंदम और सिंध में थोड़ी सी अर्ली होती है, क्या तब तक वो ज़मीनें इस काबिल होंगी कि हम उसमें बिजाई कर सकें? और फिर देखने कि वो गंदम कितनी है, क्या ऑलरेडी हम गंदम बाहर से मंगवा। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये जो कुछ भी आप सूरत हाल बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सैलाब की वजह से वाकई बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लेकिन अगर ये सैलाब नहीं भी था, जब तक नहीं था तब तक भी इस मौजूदा हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस थी? जिक्र कोई परफॉर्मेंस मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा जी इस मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में। मैं इनकी हमायत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने मुझे लाके खड़ा कर दिए, आपने वो बिजली की बिलों की बात की, एक खौफनाक हरकत और करने वाले हैं। नेपरा ने कहा जी कि जिन लोगों ने सोलर घर में लगाई हुई है उनको भी 20% उनसे चार्ज करें। यानी एक समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या हैं। मैं बिल्कुल मौजूदा हुक्मरानों ने नाकामी देखी है और ये क्यों हुई है इसकी डालते हैं इमरान खान पे कि उसने मुआहदा IMF के साथ ऐसा किया। हाँ, मुआहदे की जो कुछ शिकें हैं उसकी वजह है कि महंगाई बढ़ी, मसलन तेल का ख़रीदना, मसलन हमें बाहर से क्रूड ऑयल जो लेना है बिजली पैदा करने के लिए, मसलन ये हकीकत है। उस हकीकत को तस्लीम करते हुए जिस तरीके से आज आपने एक चार्जशीट बनाई है और आपने जवाब दिया है A को B के मुकाबले में, मैं कहता हूँ इस सूरत हाल में आपके ने जो 3 करोड़ मुतासर हुए उसको शामिल नहीं किया, वो जो तबाही अभी आने वाली है। आप सिंपल वन लाइन आंसर, इलेक्शन आपके ख्याल में इससे भी मसाइल हल नहीं होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, और वो जो इमरान खान साहब वाला एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, नॉट नॉट एब्सोल्युटली नॉट मींस कि पॉसिबल नहीं है। देखिए ना, खुद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ना उनको, तो जितनी कौमी असेंबली की नशिस्तें तबाह हो चुकी हैं, जहाँ पे इलेक्शन का कई महीनों तक, साल तक इलेक्शन मुश्किल है, शेख वकास तो फिर कैसे अपना 2/3 ले जाएंगी जी? शेख साहब, आप सर किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल में? यहाँ पे सियासी दंगल तो सज रहा है, लेकिन अवाम के मसाइल को इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है तकरीरों के लिए कि जनाब, मैं बल्कि इसके अंदर मैं जब भी मुस्लिम लीग नून के पास जाता हूँ तो मैं उनको भी एक गुफ्तगू सुनाऊंगा, मरियम नवाज साहिबा कल क्या फरमा रही थी। लेकिन सर, अवाम क्या करे? ये इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा लें तो मसाइल हल हो जाएंगे, इलेक्शन कराने से सर हो जाएंगे मसाइल हल? देखें, इफ्तिखार भाई ने जो बात की है, मैं किसी हद तक एहतरामन इनसे एग्री भी करता हूँ। वो ये है कि महंगाई जिस सतह पर पहुंच गई है, हालात जितने ख़राब हो गए हैं, किसी के लिए भी, इमरान खान नहीं सिर्फ, किसी के लिए भी, ये जो रस्तू आ गए और बैठ गए हैं, जो कहते थे कि ना तजर्बेकार टीम है ना अहल टीम है, ये बड़े कॉम्पिटेंट ने, इन्होंने हटा छो तो जैसे असी आ जावांगे तो असी हर चीज़ ठीक कर देंगे, महंगाई भी ठीक कर देंगे। जॉब सुने ना शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब जब महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे सदम एतमाद से पहले, तो क्या दावे थे और क्या मामले थे इस कॉम्पिटेंट और काबिल टीम के, तो वो देख लें कि वो भी आके कुछ नहीं कर सके, बल्कि चीज़ें खराब हो गई, चीज़ें जो है वो और बदतर हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आए तो उसके लिए हालात संभालना जो है वो मंसूर भाई मुश्किल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस हालात में जो लोग कहते हैं जी देखो जी कंट्रोल तो ना इन्होंने को होया तो ना उन्होंने को होएगा, तो फिर व्हाई इज ही आस्किंग फॉर इलेक्शन? नाउ देन देयर इज समथिंग एल्स। एक शख्स है जो इस वक्त वजीर आजम है, उससे हालात नहीं संभल रहे, वो उसने बड़े शौक से जाके, बड़ी हिम्मत से जाके इमरान खान की इत्तेहादी पार्टियों को उतार के अदम एतमाद करके एस्टैब्लिशमेंट को जो है अपने एतमाद में लेके उसके बाद इमरान खान को वहां से फारिग किया, और जब वो आगे कुर्सी पे बैठता है उससे नहीं संभलती मईशत। अब एक ऐसा शख्स है जो वजीर आजम और उसकी पार्टी की नफरत में, जिसके पीछे पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम खड़ी हो गई है, जो रिसेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और अब अगले इलेक्शन करा लें तो भी इनको पता लग जाए, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे टर्मोइल में ऐसा लीडर वो थोड़े नाल जो करेगा सो करेगा, तो जो टाइम आएगा तो पता लगेगा ना? क्या ऐसे टाइम में, इस टर्मोइल में, इस फ्रस्ट्रेशन में कौम ये डिजर्व नहीं करती कि वो जिसको चाहती है वो वहां आके बैठ जाए? इलेक्शन करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी, उस तो बाद वो कुछ करे कुछ ना करे, ये जेडे हिम्मत नाल आके बह गए ना, इन्होंने की कर लिया, तो लोग भी ठर जाएंगे, लोग भी ठंडे हो जाएंगे कि खान साहब कुछ कर गए तो बड़ी बात है, खान साहब कुछ ना कर सके तो ये तो कोई नहीं कहेगा ना, ये तो फिर नून लीग वालों को चाहिए कि फिर वो वही करें जो खान साहब कह रहे हैं कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे टर्मोइल में एक ऐसी पॉपुलर लीडरशिप
जिसके पीछे मेजॉरिटी अवाम खड़ी होने को तैयार है क्राइसिस में, इफ दे वांट इलेक्शन, तो ये उनका हक है, वो मांग रहे हैं, तुसी ना दो, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा इख्तियार है। अफनान साहब, लेट्स आस्क दिस, गुड पॉइंट। अफनान साहब, ये शेख साहब ने जो बात कही है कि अगर टर्मोल आया हुआ है, लोगों में एक पोलराइजेशन आई हुई है, इस वक्त बेचैनी की जो सूरत हाल है, उसका जवाब फिर इलेक्शन ही बनता है कि अगर लोग जिसको भी इलेक्ट करना चाहें। अब मसला ये है कि मैं आपको बल्कि यहाँ सुनाना चाहूँगा, मुझे बल्कि मज़े का खेज बात लगी, मरियम नवाज साहिबा कल मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और वहाँ पे उनसे महंगाई के हवाले से सवाल किया गया। वेरी फनी आंसर, आई हैव टू से दिस। मरियम नवाज साहिबा का जवाब सुनिएगा ज़रा एक दफ़ा। कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें। अच्छा, ये आपने मरियम नवाज साहब की गुफ्तगू सुनी, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि इसका मैं क्या करूं कि अगर वो सपोर्ट नहीं करती, मतलब ये किसी और जमात में है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ही है, और अगर ये इस तरह का कोई बयान दे रही हैं तो मैं जब कल को बिजली का बिल देने जाऊं तो मैं वहां पे जाके बताऊं कि जी मरियम नवाज जो है ना, ये जो मैं बिल पे करने आया हूं, मरियम नवाज इसको सपोर्ट नहीं करती। महंगाई बेशक नून लीग ने की है, दिस इट लुक्स लाइक अ वेरी फनी स्टेटमेंट जो इनकी तरफ से आया। अफनान साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी और शेख साहब का जो बयान आपने सुना, क्या ज़रूरी नहीं है कि अवाम बाकी इलेक्शन की तरफ चले जाएं और फैसला कर लें कि उनकी हुक्मरानी का हक किसके पास है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और ना ही वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो भी मेन मतलब के अपॉइंटमेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट की वर्किंग चल रही है उसके अंदर उनका कोई डायरेक्ट से है, तो इसलिए वो अपनी राय एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल देने का हक रखती हैं। और ये खाली राय उनकी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून, शी हैज द राइट टू से इट। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बात बताएं कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है हमारे पास कि 2013 से 2018 तक इमरान खान साहब रोड पे निकले रहे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की बात की, उन्होंने बिल जलाए, उन्होंने मुल्क में अनारकी लाने की जितनी कोशिश वो कर सकते थे की, लेकिन मुल्क में ना महंगाई बढ़ी, ना रुपया डिवैल्यू हुआ और जो है वो इकॉनमी ने भी ग्रो किया और वो किया था डार साहब ने। अब बदकिस्मती से इस मुल्क की बदकिस्मती आप देखें कि वो बंदा जिसने ये काम किया, जिसने IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को निकाला, वो पाकिस्तान आ नहीं सकता क्योंकि उस पर झूठे केसेस बनाए हुए हैं और यहाँ पे एक तमाशा लगा हुआ है और जिसके तहत जो है वो जिस जज ने फैसला दिया था उसने कहा कि गलत फैसला दिया है, उसके बावजूद भी अगर वो केसेस चलाए जाएं तो अब क्या इस मुल्क की बदकिस्मती की जा सकती है ना। तो ये एक बुनियादी बात है जिसको समझना चाहिए। फिर जो है वो अच्छा, मैं ये समझना इलेक्शन कराया जाए, मुझे आप ये बात बताएं। इसको समझना, सॉरी टू इंटरसेप्ट, अब मैं समझना चाहूँगा, लेकिन मेरी जो प्रोडक्शन टीम है ना, वो कभी कभार मेरे लिए IMF का किरदार अदा करती है कि मुझे उसकी तमाम शराइत माननी पड़ती है और इस वक्त उनकी ये शर्त है कि मैं ब्रेक ले लूँ। तो बताऊँ, ब्रेक के बाद मैं आपकी भी सुनूंगा कि आपकी शर्त व शराइत क्या है। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे आखिर हल क्या है। शेख वकास अकरम साहब फरमा रहे थे कि हल ये है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, अवाम फैसला करें कि क्या तरीक़ाकार है। सेनेटर अफनान साहब ये फरमा रहे थे कि ये इस चीज़ का हल नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब की माजी की परफॉर्मेंस भी जो है वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। अफनान साहब प्लीज़ आप अपनी बात वहीं से कंटिन्यू कीजिए। देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब जो ये बात कर जाते जाते उन्होंने IMF प्रोग्राम को जिस तरह से सैबोटाज किया और उसकी वजह से जो मुल्क के अंदर जानबूझ के उन्होंने इकॉनमी को डिस्टेबलाइज किया, उसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं। आप इस हुकूमत को तो नहीं क्या कहते हैं जिम्मेदार ठहरा सकते ना, जो पिछले 4.25 साल तबाही हुई और जो ज्यादा तबाही करके गए उसकी जिम्मेदार। सर मेरी बात सुने सर, आई नो कि एक पॉलिटिशियन के लिए ना सबसे आसान तरीका किसी सवाल के जवाब का ये होता है कि अपने ओपोनेंट की जो है ना उसको कर्ज करना शुरू कर दो, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दो। लेकिन मेरा आपसे एक पॉइंट ब्लैंक सवाल ये है, आपने 1.17 अरब डॉलर IMF से लिया, हमें ये बताया गया कि जनाब डॉलर जो है उसके बाद 200 से लेकर 210 के ब्रैकेट तक आ जाएगा।
यहाँ पे जैसे ही वो पैसे आए हैं डॉलर तो और ऊपर जाना शुरू हो गया, आज 240 से 245 के दरमियान आ रहा है। थोड़ी देर पहले इफ्तिखार साहब जो बात कर रहे थे कि जनाब जिन लोगों ने बिजली के बिलों से बचने के लिए सोलर लगाए अपने घरों के ऊपर, अब नेपरा के अंदर इस वक्त ये एक शिक जो है अंडर कंसिडरेशन है, एक सजेशन अंडर कंसिडरेशन है कि जनाब जिन्होंने सोलर लगाए हुए उनको बिजली एक्चुअली आप उनसे सस्ती लें, उनसे और भी सस्ती लें। जो पावर प्रोड्यूसर से जिस रेट के ऊपर लेते हैं वो ले, देंगे महंगी, देंगे 19 रुपए की, लेंगे 9-10 रुपए की। सर ये तो आप इस तरह लग रहा है कि आपकी अपनी, ये तो आपकी पॉलिसीज है ना, इसमें इमरान खान साहब तो बीच में नहीं आए। नहीं देखें, कुछ जगहों पे हमारा फेलियर भी है, मैं गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम रुपए की जो फ्री फॉल है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन आपको याद होगा ना, जब डार साहब ने 5 साल रुपए को स्टेबल रखा था तो सारा पाकिस्तान जो है, ये काबिल खुसूस पीटीआई वाले बोलते थे ये मसनूई है, ये मसनूई है, मसनू। अब जो दूसरे ने आगे क्या कहते छोड़ दिया, तो अब कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि रुपया डिवैल्यू हो रहा है। भाई बात ये है, वैसे अफनान साहब ये जो आपकी मिसाल है ना, सक्सेसफुली कंप्लीट, अफनान साहब ये आपकी जो मिसाल है ना, मैं अगर बाबर आजम से पूछूं कि बाबर आजम एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान फाइनल क्यों हार गया, तो वो मुझे बताया कि जी जावेद मियादाद ने एक दफा शारजा में छक्का लगाया था। सर मैं उसका क्या करूंगा, जावेद मियादाद ने छक्का लगाया था, मैंने तो आज के मैच की बात करनी है ना। ये बात तो नहीं है ना, लेकिन नहीं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए बात ये है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि आप जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आप आने नहीं देते, तो जब नहीं आने देंगे तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आप ये ना समझें कि उसके कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, उसके इम्प्लीकेशन बेसिकली आपकी इकोनॉमी का अगर कोई सेवियर है आपका, अफनान साहब, आप बेसिकली नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी इकोनॉमी का अगर कोई सेवियर है तो वो सिर्फ इसहाक डार है, वरना आपके पास इसहाक डार के अलावा पूरी मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है कि जो आके इस इकोनॉमी को संभाल सके। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। कोई इतना तजुर्बेकार आदमी नहीं है जो इन चीजों को इतनी डिटेल में समझता हो, जिसका इतना कंट्रोल हो, जो ये कर सके। और देखें बात ये है कि ये काम क्यों किया गया है, ये भी तो देखें ना आप। ये कोई मजाक है कि भाई द बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब है ना। अगर हम नहीं इस चीज को फॉलो करते तो फिर उसका खमियाजा तो पूरी कौम भुगत रही है। पहले 4.25 साल इमरान खान साहब को चाहिए, मुझे उसका भी पूरी कौम ने खमियाजा भुगता है। और साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? ये उसका सिलसिला है। अब बात ये है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई हम अब वो दुनिया में तो जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि डार साहब तो हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हा आपको लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही मुश्किल है ना कि फिज़िकली वो यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज़ ही इज़ इन द पार्टी, ही इज़ सिटिंग ऑलवेज नेक्स्ट टू दी मियां नवाज शरीफ साहब। तो ये इसमें मुश्किल क्या है, वो सारा दिन आपके साथ रह सकते हैं, आपको हर वक्त हिदायत दे सकते हैं। डार साहब की जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्लानिंग है वो डिफरेंट है, मिफ्ता साहब की डिफरेंट है, उनकी फिलॉसफी ही डिफरेंट है। नहीं उसमें वो आपसे शेयर नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक मिनट इफ्तिखार साहब, मुझे एक बात बताएं, ये बेसिकली ये थ्योरी फ्लॉड है सर। अगर ये अपनी पूरी पार्टी नवाज शरीफ को लंदन में बिठा के चला सकते हैं वहां से चल रही है। सो बेसिकली कल को अगर शहबाज शरीफ भी परफॉर्म नहीं करते, जिस तरह अभी इनको मिफ्ता के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर प्रॉब्लम है ना कि जी मिफ्ता इस्माइल नहीं इसहाक डार होना चाहिए, तो कल को अगर हम शहबाज शरीफ के बारे में सवाल करेंगे तो फिर हमें कल को ये कहेंगे ओ जी नवाज शरीफ क्योंकि वापस नहीं आए, नवाज शरीफ क्योंकि लंदन में थे तो आप उनको। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि डार साहब का एक्सपर्टरी बेहतर होगी, लेकिन मुश्किल क्या है, उनसे वो बता नहीं सकते, वो गाइड नहीं कर सकते। जूम का ट्राई करें, जूम के जरिए ट्राई करें। यस व्हाई नॉट, मतलब इसमें दुनिया चल रही है, दुनिया की बहुत बड़ी फिलॉसफी डिफरेंट है दोनों जी, दोनों की किसकी फिलॉसफी वो लिख के भेज दिया गया, पर्चा लिख के भेज। वकासा मैं तोड़ना भी आपसे भी वकासा बात करता हूं। शेख साहब की जरा सुन लें सर। वैसे अफनान साहब, आई एम सॉरी टू से, बड़ा वीक आर्गुमेंट है सर अफनान भाई आपका। शेख साहब जी, मैं कहना चाह रहा था, मैं जब मेरी बारी आएगी मैं बात करूंगा। मेरी बात है कि जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में बैठ के अपने दुबई के बिजनेस चला रहे थे, पाकिस्तान में बैठ के, और यहाँ से पैसे वहां पे भेजा करते थे, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कैबिनेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास लेके चले गए वहां पे फैसले करवाने के लिए। अब इस वक्त ये कहना कि डार साहब वहां बैठे और मिफ्ता नलायक आदमी है और ये इस वक्त डील नहीं कर सक रहा क्योंकि इसहाक डार साहब यहाँ नहीं है, तो ये इतना बड़ा इसहाक डार साहब के होते हुए भी हमने बहुत से क्राइसिस देखे हैं, कई दफा देखे हैं, कई दफा ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं। इसहाक डार साहब के जाने के बाद बैंक ने कहा था कि आपने फज फिगर्स दिए हुए, फज फिगर्स ऑन रिकॉर्ड। उन्हें कहा सारियां फज फिगर्स ने, सारियां पेमेंटां तुसी गलत सानू लिख के देती हैं। पाकिस्तान को $20 मिलियन का जुर्माना होया सी जिस वक्त टेक ओवर हुआ था मुशर्रफ का।
कैन यू इमेजिन दैट? तो इस बात को छोड़ें, बस नहीं जो काम संभलता पे नहीं संभलता पे हमें रौला पाने का फायदा। शेख साहब आपसे इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने मुझे, जी इफ्तिखार साहब प्लीज गो अहेड। शेख साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये तो बड़ी बातें आप कर रहे हैं, ये बड़ी सियासत है जिसमें हमारी कोई हैसियत नहीं है आम आदमी की। एक बात मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप काश्तकार भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, आपकी आवाम के साथ बराह रास्त रब्ता भी है, क्या आप मेरे साथ कोई ऐसा मैकेनिज़्म मुझे शेयर कर सकते हैं कि इमरान साहब ने जो कराची में कहा कि 1 किलो आटा 100 रुपए का बिक रहा है, क्या आप मुझे कोई ऐसा मैकेनिज़्म बता सकते हैं कि हम इस 100 रुपए की बजाय इसको 70 रुपए पे ले आएँ? नो, आई एम टॉकिंग टू शेख साहब जो एग्रीकल्चर को भी जानते हैं, जो आवाम में भी बैठते हैं, जो आवाम की नुमाइंदगी भी करते हैं, और उनका क्लेम है वो पाकिस्तान की उस पार्टी में है जो बहुत पॉपुलर है। सिंपल पहली बात तो ये जी कि मैं इस वक्त किसी पार्टी में नहीं हूँ इफ्तिखार भाई। दूसरी बात ये है कि ये 100 से आटा 70 लाना ये केड़ा औखा काम है। तो सर डीएपी और यूरिया की कीमत घटा छो। मैं तो आराम ना चलिए ना शेख साहब, आराम ना। रियली आई वांटेड, शेख साहब आई रियली वांटेड टू नो कि यूरिया की प्राइस घटा दिए तो गैस और यूरिया का रिलेशनशिप का फिर हम क्या करेंगे, और डाइमोनियम फास्फेट के जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं बाहर जहाँ से लेके आ रहे हैं उसका रेट कैसे मैनेज करेंगे? 1 बाय 1 चले ना, ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ यार यहाँ पे मैकेनिज्म है। आप मुझे बात करने देंगे तो मैं फिर उसमें देखें। प्लीज आप डीएपी को वो करें, बिल्कुल मार्जिनलाइज करें, आप यूरिया को बेहतर करें। यूरिया और डीएपी के बाद आप बिजली का जो सब्सिडीज पहले दी जाती थी काश्तकार को ट्यूबवेल के ऊपर, जो इन्होंने आके खत्म कर दी है, आप वो कम से कम ट्यूबवेल की जो है वो बहाल कर दें, ताकि उसको कम से कम पानी जो है उसके ऊपर इतना पैसा कोई ना पड़े। जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स का भी जिस तरह यूरिया और डीएपी बढ़ा है उस तरीके से आप उसको भी वापस लेके आए। आपका आटा उसी 70 रुपए के अंदर, मैं 65 रुपए से लगा के आते हैं। अब जो आपने बात की है कि वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका क्या होगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने हो गए थे, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साल दे सारे रिन्यू हो गए थे, सारे रिव्यू हो गए थे। ये केड़ा कॉन्ट्रैक्ट है? नून लीग कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताए जो आज से साल पहले कुछ और था और अब इन्होंने रिन्यू कर दिया है, रिव्यू हो गया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं। ये बातें करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं शेख साहब देखें, आप फिर एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। इन जो चीज़ें आप बता रहे हैं मुझे कि सब्सिडी ख़त्म कर दीजिए, तो हाउ मच इट विल कॉस्ट टू दी एक्सचेकर? आप कह रहे हैं कि यूरिया को सस्ता कर दिया जाए, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू दी नेशनल एक्सचेकर? उस पर भी हम बात करें ना, क्या ये पॉसिबल है? आप बात सुने, मैं कह रहा हूं कि हाउ मच वाज इट कॉस्टिंग टू द नेशनल एक्सचेकर? आज से 2 साल पहले कितना कि नेशनल एक्सचेकर को कॉस्ट कर रहा था? आज से 5 साल पहले कितना नेशनल? मुझे शेख साहब इजाजत दीजिए, मैं एक्चुअली डिस्कशन को जरा दूसरी तरफ भी लेके जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने इलेक्शन से बात स्टार्ट की थी। मुझे ये बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इलेक्शन हो गए एंड लेट्स सपोज कि जी इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जी मैं जीत जाऊंगा, हो सकता है 2/3 हो सकता है सिंपल मेजोरिटी हो, जो भी हो, आपके ख्याल में उसके बाद नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आराम से बैठी रहेगी या वो सड़कों के ऊपर नहीं आएगी फिर? सर ये फर्क है इसमें। देखें, अब इसमें मेरे से कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। जितनी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब उसकी लीडरशिप की पॉपुलैरिटी है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन होता है और कोई ऐसा मौका बनता है कि अल्लाह ताला खान साहब को मौका दे देता है और वो इस मुल्क की कमान संभाल लेते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ जितनी पॉपुलैरिटी गेन करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग को वक्त लगेगा। आप ये देखें, अभी जिस तकरीर का आप जिक्र कर रहे थे, खान साहब ने आप लोगों को हुकूमत में आने के बाद के हालात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है कि भाई मैंने तो पहले इतना औखा करके दे रहे हैं, क्या हुकूमत आ भी गई तो मेरे वास्ते बड़ा औखा हो जाएगा। लीडरशिप लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करती है। लीडरशिप इस आगदार का इंतजार नहीं करती बैठ के पाकिस्तान में, याद रखें। 100 रुपए पे तैयार कर रहे हो ये जिन्होंने ठरना है ठर जाना। तुसी देखे ना, अगर ये राइट के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास था कि वो कौम को ये कहते हैं कि अगर मैं आऊंगा अदम एतमाद करने के बाद साड़ी हुकूमत आ गई तो हर चीज ठीक हो जाएगी, होप दे रही थी। बाद में जब आके बैठ के पता लगा कख नहीं होया, तो ये होप का राइट तो फिर हर पार्टी के लीडर के पास है, जितना शहबाज शरीफ साहब के पास था। अच्छा, वैसे ये अफनान साहब ने, सर शेख साहब, ये अफनान साहब ने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था ना डार साहब का,
मतलब दिस एक्चुअली ऑल्सो आइडेंटिफाइज कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर किस किस्म के स्प्लिट्स हैं कि एक सिटिंग वजीर ख़जाना की जो परफॉर्मेंस है उस पर ये अदम एतमाद का इजहार है। और ये अफनान साहब ने नहीं किया, ये और भी दीगर लोग इनकी पार्टी के अंदर बरमला बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। बल्कि एक दो जर्नलिस्ट जो मिल के आए हैं मियाँ साहब से, उनको भी ये कहा गया है कि जनाब हम लोग जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। मैं आई वाज एक्चुअली सरप्राइज, मरियम नवाज साहबा ने कल इस सिलसिले में भी एक बड़ी अजीब बात कही। अब और वो उसका ताल्लुक था कि जनाब हुकूमती ओहदा जिसके पास हो उसे पार्टी का ओहदा रखना चाहिए कि नहीं। किसकी तरफ टारगेटेड था ये, किसकी तरफ टारगेटेड था? मैं अफनान साहब के सामने जरा वो गुफ्तगू रखता हूँ, उसके बाद बाकी अपने पैनलिस्ट से भी पूछूंगा कि ये किसकी तरफ टारगेट किया जा रहा था। सुनिए मरियम नवाज साहबा ने क्या फरमाया था। आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये आपने गुफ्तगू सुनी इनकी कि जी जमात का ओहदा और हुकूमत का ओहदा अलग अलग होना चाहिए। अब कौन है ऐसा जिसके बाद जमात का ओहदा भी है और हुकूमत का ओहदा भी है? वो है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी ये दोनों ओहदे मौजूद हुआ करते थे। अफनान साहब ये अपने चाचा को उन्होंने ये बात कह दी है, उनको ये सिग्नल दिया है कि जनाब ये काम ठीक नहीं हो रहा, पार्टी की सदारत आपको छोड़ देनी चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात जेनेरिक की, ये उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं की और ये खाली एक बंदे की तरफ टारगेटेड नहीं है, क्योंकि खाली वो नहीं है, और भी लोग हैं जो है जिनके पास पार्टी के ओहदे भी हैं और वो मिनिस्टर भी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक इन प्रिंसिपल उन्होंने अपनी राय दी है, या कहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक राय है कि अगर आपके पास पार्टी का ओहदा है तो आप वो रखें या हुकूमती ओहदा है तो आप वो रखें, आप दोनों चीज़ें एक साथ ना चलाएं। और ये मैं भी फुली 100% इस बात से आइडियली अफनान साहब, मुझे बाकी वुज़रा से तो कोई कंसर्न नहीं सर, अफनान भाई मुझे बाकी वुज़रा से तो कोई कंसर्न नहीं। सो मैं अगर ये कहूँ अभी ये जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो तो 9 बजे की हेडलाइंस के अंदर मैं ये चला लूँ कि अफनान साहब ये समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की सदारत छोड़ देनी चाहिए या वज़ारत उस्मा छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आप ये चला लें कि जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया है वो आप वज़ारत उस्मा के पीछे पड़े हैं, मेरा जवाब तो ले लें 100 दफा चलाएं। जी बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100 दफा चलाएं कि मैं मरियम नवाज साहिबा के जो बयान है उससे 100% एग्री करता हूँ। इन प्रिंसिपल उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, आप बिल्कुल चलाएं। लेकिन सब्जेक्ट है ना ये क्या नहीं सर, उसमें ये सवाल है कि क्या इससे ये मुराद ली जाए कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहें और पार्टी के ओहदे से अलग हो जाए, वो ये सवाल है। फिर आप जेनेरिक बात ना करें ना, आप तो जेनेरिक बातों में यकीन नहीं रखते। मैं तो इन प्रिंसिपल बात कह रहा हूँ। देखिए उन्होंने जो बात की है वो इन प्रिंसिपल की है कि पार्टी ओहदा और जो है ये कहते हैं हुकूमती ओहदे वो साथ नहीं होने चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। तो इसमें अगर पार्टी ओहदा है वो ना रखे या वज़ारत रख ले। अच्छा नहीं इफ्तिखार साहब, इसमें एक मिनट मैं बल्कि ये भी एक बात कह दूं, अगर ये वाला जो फॉर्मूला है तो फिर इसका मतलब है कि मरियम नवाज साहिबा को तो फिर हमजा शहबाज की वाइस प्रेसिडेंसी के ऊपर भी प्रॉब्लम होगी। नहीं, सब पे होगी, क्योंकि वो अभी सीएम बने थे ना पंजाब। जेनेरिक मैं कह रहा हूं इन प्रिंसिपल है, हम कह रहे हैं कि जेनेरिक बात ना करें। हाँ, क्लियर कट बात करें, जिसना शेख साहब करना चाह रहे हैं। क्लियर कट बात, शेख साहब भी अपनी पार्टी में गालिबन इसी किस्म का मुताबिक वो कह रहे हैं मैं किसी पार्टी में नहीं। अच्छा नहीं, अभी नहीं, जब जाएंगे कभी प्रिंसिपली शेख साहब ने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं दिया, अफनान साहब ने उनकी हमदर्दी है लेकिन पीटीआई के साथ है। नहीं चले ठीक है, वो तो हो सकती है ना सर, वो हो सकती है। चौधरी शुजात की भी तो हमदर्दियां आजकल आपके साथ है ना, तो हो जाता है। ये तो सियासत के अंदर आपसे जानते हैं सब कुछ चलता है। लेकिन मुझे अफनान साहब ये मरियम नवाज साहिबा ने, आप माने या ना माने, लेकिन लग इसी तरह ही रहा है कि सलेंसर आगे लगा के गोली चलाई है उन्होंने। देखिए बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो नायब सदर है पार्टी की, वो उनको राइट है, वो अपनी बात कर सकती है। हमारी पार्टी देखें, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई हमारी मतलब कि कोई वो तो नहीं है कहते हैं कि बस एक ही बात करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे। हर जो है वो ये राइट रखता है, क्या कहते हैं, पार्टी वर्कर भी और जो ओहदेदार हैं कि वो अपनी बात कर सकें और करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये जो वैसे मैंने अक्सर देखा कि जब मैं एक बात पे रिस्पॉन्ड कर दूं शेख वकास साहब वाली। आप करें जी, करें अफनान साहब, प्लीज गो अहेड। मैं बस ये कहना चाह रहा था, देखें इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस पौने 4 साल रही है, क्या उसके बाद कोई जवाब बचता है कि आप, और जो जाते हुए एंड में वो करके गए हैं, उसके बाद कोई जवाब बचता है कि आप उसको सपोर्ट करें? आप मुझे बताएं, 1 मेगावाट इन्होंने बिजली का लगाया हो, एक डैम बनाया हो,
एक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेके आए हो, इन्होंने सीपैक को सैबोटाज कर दिया, बाहर इंडियन जो है उनसे और यहूदी लॉबी से पैसे लेके पाकिस्तान में सियासत करते रहे, ऐसे लोगों को हम प्रमोट करें पाकिस्तान के अंदर, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का यहूदी लॉबी वाला आपने बात कही है अफनान भाई, ये जो यहूदी लॉबी वाली बात कही, जरा इसके ऊपर प्लीज मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए, मुझे जरा सबूत दिखाइए कहां पे यहूदी लॉबी से उन्होंने पैसे लिए, बताइए। देखिए इनके जो इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं जो अमेरिका में बैठ के जिन्होंने इनकी फंडिंग की है, और उनके ताल्लुकात जो हैं अच्छा। ये जो इनकी जो इन लॉज हैं, जो प्रीवियस इन लॉज हैं, उनसे मिलते हैं और भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और अरनजीत सिंह और रोमिता शेट्टी जो है उसका नाम तो आपके सामने ही है। अच्छा, वैसे अफनान भाई एक बात बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, लंदन में मियां साहब जहां पे रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में क्या ये हो सकता है कि वहां पे भी एक या दो यहूदी आसपास किसी घर में रहते हों? रहते होंगे, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि जी मियां साहब यहूदियों के मोहल्ले में रहते हैं? ये हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि मियां साहब होती है यहूदियों के मोहल्ले में रहते हैं। पैसे लेना, अगर उनके घर का किराया, अगर उनका घर का किराया जो है वो यहूदी दे रहे हैं, या उनका जो है पैसे जो है वो उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं साथ रहने में तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, इनके बैंक अकाउंटों में पैसे शेख साहब से उन्होंने सवाल किया था, पैसे लिए कि नहीं लिए? आप मुझे एक बात बताएं, सादिक खान के खिलाफ सवाल किया था, सादिक खान के खिलाफ किसकी कैंपेन इसने की है? इमरान खान ने। सादिक खान के खिलाफ किसी कैंपेन की थी इमरान खान ने? ये फ्री में किसी का काम नहीं करता जी, वो अपने रिश्तेदारी की वजह से। सर, आपसे ज्यादा रिश्तेदारियों की पॉलिटिक्स कौन समझेगा? उन्होंने रिश्तेदारी खत्म हो चुकी थी, सवाल किया था जी, रिश्तेदारी तो खत्म हो चुकी थी। चले, मेरे भाई रिश्तेदारी खत्म हुए 10 साल हो गए थे, उसके बावजूद इसने किया जाके। सर, इज्जत का फिर भी रिलेशन होता है ना। शेख साहब आपसे पूछा था जी, क्यों आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं? अफनान साहब ने सवाल किया, दें उनका जवाब। मैं इसलिए, इन्होंने पहले परफॉर्मेंस की बात की, मैं सिर्फ वन लाइनर उस पर कहने के बाद इन्हें बताता हूं कि मैंने क्यों या पहली बात, इन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस नहीं है, 3.5 साल कुछ नहीं किया। आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री, मैं कैसे डिसएग्री करूं? मैं खुद टीवी के ऊपर बैठ के इस बात को क्रिटिसाइज करता रहा हूं, मगर खान साहब उन 3.5 साल में कहते रहे कि आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं की, इसलिए खान साहब कुछ ना कर सके। अब अगर बात आपने परफॉर्मेंस पे ले जानी है तो जी थोड़ी परफॉर्मेंस है हुकूमत की, तो तुम मैंने दस सकते हो, तुम इस परफॉर्मेंस से अगला इलेक्शन लड़ सकते हो। जब बात परफॉर्मेंस पे आ गई है तो फिर इस परफॉर्मेंस के साथ किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? क्योंकि ये जो 3 साल आप इमरान खान के बता रहे हैं, इमरान खान आपके पिछले साल बताता रहा लोगों को। बात नैरेटिव की है मेरे भाई, अगले का नैरेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, शेख वकास अकरम साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बस इतनी थी, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।